हमारे बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि पैसे और पावर के दम पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि हमारे समाज में भी ऐसा ही चल रहा है। पैसों के दम पर ही बड़े से बड़ा क्राइम करने के बाद भी क्रिमिनल्स को क्लीन चिट दे दी जाती है, और दूसरी तरफ विक्टिम्स के घर वाले जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी लाचार नजरों से ये सब होता देखते रहते हैं। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस की जिसमें आरोपी अपने पैसे और पावर की वजह से आज भी खुलेआम घूम रहा है। तो आइए केस पर चलते हैं। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों को चौंका देने वाला बहुचर्चित मधुमता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Coming in at this moment, there seems to be no relief for former MLA Amarmani Tripathi in the murder of Madhumata Shukla. Uttar Pradesh Minister Amarmani Tripathi and his wife Madhumani will be walking out of the jail. अमरमणि त्रिपाठी राजनीति की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई है जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। 1989 में पहली बार एमएलए बने अमरमणि त्रिपाठी ने कुछ ही सालों में पॉलिटिक्स में अपना बड़ा नाम बना लिया था। आप अमरमणि के बाहुबल और रसूख का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन अमरमणि को कैबिनेट में जगह मिल ही जाया करती थी। साल था 2000। दिल्ली में एक बड़ा कवि सम्मेलन चल रहा था जिसमें देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक कवि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अमरमणि की मां सावित्री मणि को पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट की वजह से सावित्री भी दिल्ली के इस कवि सम्मेलन में पहुंची हुई थी। इसी कवि सम्मेलन में लखनऊ से मधुमिता शुक्ला नाम की भी एक लड़की आई हुई थी। मधुमिता शुक्ला की कविताएं सुनकर शिवमणि की मां सावित्री मणि इतना इंप्रेस हो जाती है कि उससे पर्सनली मिलकर उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। मधुमिता को बचपन से ही कविताएं लिखने का बड़ा शौक था और इसी शौक की वजह से मधुमिता अपनी यंग एज तक आते आते अपनी कविताओं को लेकर बहुत फेमस हो गई थी और हर कवि सम्मेलन की पहली पसंद बन चुकी थी। दिल्ली से लखनऊ वापस आते ही मधुमिता अमरमणि की मां सावित्री मणि से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाती हैं, जिसे देखकर सावित्री मणि बहुत खुश होती हैं और कुछ ही दिनों में इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान जब एक बार मधुमिता शुक्ला सावित्री मणि से मिलने उनके घर जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से होती है। इन दोनों की मुलाकात से पहले ही अमरमणि मधुमिता शुक्ला के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि अक्सर ही अमरमणि की मां मधुमिता शुक्ला की तारीफ किया करती थी और वो ये भी जानते थे कि मधुमिता शुक्ला एक कमाल की राइटर हैं। अमरमणि और मधुमिता की बातें आगे बढ़ती हैं और अमरमणि मधुमिता से उसके लिए एक स्पीच यानी कि भाषण लिखने को कहते हैं। बिना देर किए मधुमिता अमरमणि को स्पीच लिखकर भी दे देती है और इन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ने लगता है। दुनिया सिर्फ ये जानती थी कि मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी के लिए उसकी स्पीच लिखा करती थी, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। 9 मई 2003 मधुमिता शुक्ला इस दिन अपने घर पर ही थी और कुछ लिखने में व्यस्त थी। उसी दिन शाम के समय मधुमिता के घर की डोरबेल बजती है। उसके बाद जब मधुमिता का सर्वेंट देशराज दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि मधुमिता से मिलने 2 लोग आए हैं। मधुमिता उन दोनों को अंदर बुलाती है और देशराज को उन दोनों के लिए चाय बनाने को कहती है। इधर देशराज चाय बना ही रहा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद देशराज दौड़कर मधुमिता के पास जाता है तो देखता है कि मधुमिता खून में लथपथ पड़ी है और तड़प रही है, और जो 2 लोग मधुमिता से मिलने आए थे वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से फरार हो जाते हैं और ज्यादा खून बहने की वजह से मधुमिता वहीं पर दम तोड़ देती है। घबराया हुआ देशराज मधुमिता की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को इस घटना की जानकारी देता है। पास ही के पुलिस स्टेशन में इस हत्या की खबर दे दी जाती है, जिसके बाद क्राइम सीन पर पहुंचकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। जिसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही पुलिस मधुमिता के मोबाइल, डायरीज और कुछ पर्सनल सामान को जब्त करके जांच के लिए भेजती है। रिपोर्ट्स की माने तो मधुमिता के पोस्टमार्टम के दौरान पूरे टाइम तक अमरमणि त्रिपाठी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर मौजूद थे। लोगों का मानना था कि अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री को मधुमिता बहुत पसंद थी और दोनों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। इसी वजह से अमरमणि मधुमिता का पोस्टमार्टम पूरा हो जाने तक पोस्टमार्टम हाउस में ही रुके हुए थे, जिसके बाद अमरमणि ने अपनी निगरानी में मधुमिता की लाश को उसके गांव लखीमपुर रवाना कर दिया था। मधुमिता की लाश लखनऊ से लखीमपुर पहुंचने ही वाली थी, तभी उस टाइम के एसएसपी रहे अनिल अग्रवाल को कहीं से एक टिप मिलती है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके मधुमिता शुक्ला की लाश को लखनऊ वापस मंगवा लिया जाए।
कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। पुलिस ने मधुमिता की जो डायरी जब्त की थी उससे एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था। मधुमिता शुक्ला ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है और पिछले कुछ सालों से वो अमरमणि त्रिपाठी के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात से जुड़ी और जानकारी लेने के लिए पुलिस जब मधुमिता की बहन निधि शुक्ला से बात करती है तो निधि उन्हें बताती है कि मधुमिता और अमरमणि पिछले कुछ सालों से रिश्ते में थे। मधुमिता की डायरी से एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि इससे पहले 2 बार उसका एबॉर्शन करवा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को समझ में आने लगा था कि क्यों अमरमणि चाहता था कि मधुमिता का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करा दिया जाए। उसे मधुमिता से कोई हमदर्दी नहीं थी, वो तो बस अपने गुनाहों को छुपाना चाहता था। मधुमिता की डेड बॉडी को सीक्रेटली लखनऊ लाया जाता है और शुरुआती टेस्ट में ही पता चल जाता है कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसे अमरमणि के ही कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया था। इतनी बड़ी चूक हो जाने के बाद एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी निगरानी में मधुमिता के पेट में पलने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और सभी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए एसएसपी अनिल अग्रवाल अमरमणि का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, जिसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ डीएनए सैंपल्स को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ये साफ हो जाता है कि मधुमिता के पेट में पल रहे बच्चे का पिता अमरमणि त्रिपाठी है। इसके अलावा शुरुआत में ही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि त्रिपाठी को मधुमिता की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन एविडेंस ना मिलने की वजह से अमरमणि पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। निधि के मुताबिक अमरमणि ने शादी का वादा करके मधुमिता से फिजिकल रिलेशन बनाए थे, जिसके बाद मधुमिता 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। निधि के चौंकाने वाले स्टेटमेंट के बावजूद भी अमरमणि या उसके किसी परिवार वालों को आरोपी नहीं माना गया और ना ही किसी पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स आते ही सारा केस बिल्कुल साफ हो गया था, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को लखनऊ क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच में उस वक्त के एसपी रहे राजेश पांडे इस केस को बड़ी ही ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन जैसा हर ईमानदार ऑफिसर के साथ होता देखा गया है, राजेश पांडे का भी फौरन ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके पीछे का कारण था अमरमणि त्रिपाठी के मायावती सरकार में मंत्री पद पर होना। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी और सरकार के सपोर्ट की वजह से ही इतने सबूत होने के बावजूद भी इस केस में कोई रफ्तार नहीं आ रही थी। धीरे धीरे इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठने लगती है, लेकिन मायावती के सपोर्ट की वजह से ऐसा नहीं हो पाता और बहुत दबाव के बाद एंड में इस केस को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके तहत सीआईडी के ही 2 ऑफिसर्स अमरमणि के घर उससे पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस केस में मायावती सरकार का इस हद तक इन्वॉल्वमेंट था कि तुरंत ही उन दोनों ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद मायावती पर खुलेआम अमरमणि को बचाने का आरोप लगने लगता है। अपनी बहन को इंसाफ ना मिलता देख निधि शुक्ला उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती हैं और इस केस को सीबीआई को सौंपने को कहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही मायावती इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हुई थी, जिसके बाद 17 मई 2003 को फाइनली ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए जाते हैं। सीबीआई की माने तो मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि के साथ साथ कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था। सीबीआई के मुताबिक मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की मीटिंग पहले ऑफिशियल तौर पर शुरू हुई थी, जिसके बाद ये मीटिंग्स ऑफिशियल से पर्सनल होती चली गई और 2 बच्चों का बाप अमरमणि त्रिपाठी अपने से आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला को प्यार का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा। पहले 2 बार जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी तो अमरमणि ने किसी तरह बहला फुसलाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया था, लेकिन तीसरी बार प्रेग्नेंट होने के बाद मधुमिता ने अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर दिया था और अमरमणि त्रिपाठी पर शादी करने का प्रेशर बनाने लगी थी। इसी बीच अमरमणि और मधुमिता के अफेयर की खबर अमरमणि की वाइफ मधुमणि को लग जाती है, जिसकी वजह से अमरमणि और उसकी वाइफ मधुमणि में बहुत झगड़ा भी होता है और अमरमणि काफी कस्में वादे खाकर अपनी पत्नी को यह भरोसा दिलाता है कि वो अब मधुमिता से दूर रहेगा, लेकिन अमरमणि की वाइफ मधुमणि को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने भतीजे रोहित चतुर्वेदी को अमरमणि पर नजर रखने को कहती है। हमेशा की तरह एक दिन जब अमरमणि मधुमिता से मिलने उसके घर जाता है तो रोहित चतुर्वेदी फौरन ही इस बात की जानकारी अमरमणि की पत्नी को दे देता है, जिसके बाद अमरमणि की पत्नी वहां पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अपनी पोल खुलते देख अमरमणि सारी बातें सच सच अपने वाइफ को बता देता है, जिसे सुनने के बाद अमरमणि की पत्नी कहती है कि मधुमिता को रास्ते से हटाने के बाद ही इस मामले को शांत किया जा सकता है। इसके बाद शुरू होती है मधुमिता मर्डर की प्लानिंग, जिसमें अमरमणि के साथ साथ उसकी वाइफ मधुमणि भी इक्वली इन्वॉल्व थी।
मई 2003 में ही अमरमणि की वाइफ अपने भतीजे रोहित के साथ संतोष राय नाम के एक सुपारी किलर से मिलती है और उसे मुंह मांगी रकम देकर मधुमिता शुक्ला को मारने के काम पर लगा देती है। और इसके बाद जो होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। इस पूरे खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस हत्याकांड में अमरमणि के साथ उसकी वाइफ मधुमणि त्रिपाठी, संतोष राय, प्रकाश पांडे, पप्पू, सत्य प्रकाश, रोहित चतुर्वेदी और यज्ञ नारायण दीक्षित को आरोपी बनाया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हाई कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है। यही नहीं, इस केस में पैसों और पावर का इतना इस्तेमाल किया गया था कि ज्यादातर गवाह खरीद लिए गए थे। इसके अलावा अमरमणि की तरफ से इस केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश भी की जाती है, जिसके तहत फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर यह कहा जाता है कि मधुमिता शुक्ला साल 2002 में IIT कानपुर के एक स्टूडेंट से शादी कर चुकी हैं। लेकिन बाद में ये सारे दावे झूठे साबित होते हैं। भले ही एक के बाद एक अमरमणि के सारे दावे झूठे साबित हो रहे थे, इसके बावजूद भी अमरमणि अपने पैसे और पावर की वजह से खुलेआम घूम रहा था। ये सब होता देख निधि शुक्ला इस केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं, जिसके बाद इस केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाता है और अमरमणि की बेल भी रद्द कर दी जाती है। फाइनली इस केस की हियरिंग उत्तराखंड में शुरू की जाती है और अमरमणि के खिलाफ मिले सारे सबूत सही साबित हो जाते हैं, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि और उसकी वाइफ मधुमणि त्रिपाठी के समेत 6 और लोगों को इस केस में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 2012 तक ये सभी उत्तराखंड की जेल में ही रहते हैं। उसके बाद 2012 में इन सभी को गोरखपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गोरखपुर आते ही अमरमणि और उसकी वाइफ मधुमणि त्रिपाठी अपने आप को बीमार बताते हुए BRD हॉस्पिटल के VIP वार्ड में खुद को शिफ्ट करा लेते हैं। 2013 में अखिलेश यादव सरकार आने के बाद इस केस के सारे आरोपी सरकार को मर्सी पिटीशन लिखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। साल 2023 आते आते अमरमणि और उसकी वाइफ को उनके गुड बिहेवियर की वजह से योगी सरकार जेल से रिहा कर देती है। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी अब ये दोनों खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। बहुत ही विचलित करता है ये सब देखना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूमते हैं और विक्टिम की फैमिली इंसाफ की आस लगाए इधर उधर भटक रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।